हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 14 सितंबर 2024 को निर्धारित कर दी गई है। तो इसमें जो है कुछ आपको वीबीआई एमसीक्यू, इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और ये आपका 10 में से एक चैप्टर का पूरा निचोड़ इसमें दिया गया है, जिसमें आपको जो पहला जिसमें आपका जो चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन में जैसे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मिलेगा, इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा और जो भी इससे रिलेटेड होगा उसको डिस्कस करके वो भी क्लियर होगा, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं सारा कुछ। इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेज होगा, साथ ही कंपाइलर एंड असेंबलर मिलेगा। तो ये सारा में जितना जो आपका टोटल चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में लगभग 17 पेजेस दिया गया है। 17 पेजेस में जितना भी क्वेश्चन बन सकता था इसमें पूरा निचोड़ लिया गया है। अगर आप इस एमसीक्यू को पूरा देख लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स जो है वो फिक्स रखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन, ऐसा एक भी कोना नहीं इसमें से बचा जहाँ से क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया है। सारा क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेगा। अब जैसे एमसीक्यू शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आप सिलेबस पे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें जितना आप इसको बारीकी से पढ़िएगा आपको उस एमसीक्यू में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं एमसीक्यू क्यू की ओर और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये जो आपका एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। डैश एक उपकरण है। ये आपको शुरू में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी रहेगा, उसके बाद फिर जैसे हम लोग बीच में जाएंगे तो मॉडरेट हो जाएगा, फिर लास्ट तक जाएंगे तो थोड़ा आपको टफ भी बुझाएगा, क्योंकि आपका जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाता है थोड़ा सा वो डीप होते जाता है। तो इसी तरह से आपको वैसे घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप क्लियरली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं, रीडिंग देने के लिए नहीं आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है डैश एक उपकरण है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। डैश डाटा को ग्रहण कर सकता है, डाटा का भंडारण कर सकता है, डाटा को ऐच्छिक रूप में संसाधित कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर डाटा का पूर्ण प्राप्त कर सकता है और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट भी कर सकता है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है डाटा का एक्सेप्ट कर सकता है, उसका स्टोर कर सकता है, डेट मीन्स भंडारण कर सकता है और डाटा को इच्छित रूप में संसाधित कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पे डाटा को रिट्रेटिव मतलब पूर्ण प्राप्त कर सकता है और अपने मनचाहे फॉर्मेट में डाटा को प्रिंट भी कर सकता है। ये काम कंप्यूटर ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये कंप्यूट शब्द से बना है, ये भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे यू हो जाएगा। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है। कंप्यूट जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन, कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर कितने बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे उसकी बनावट या आकार कुछ भी हो। जो कंप्यूटर कितना भी बड़ा हो उसका मेजर जो ऑपरेशन होता है वो केवल 5 ऑपरेशन होता है, वो केवल 5 कार्य ही कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5। और पांचों कार्य में क्या सब होगा। एक नंबर में कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि आपका जो डाटा होता है पहले उसको एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। दूसरा नंबर क्या करता है, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद डाटा को स्टोर करता है, जो डाटा है उसको फिर प्रोसेस करता है। चौथा में क्या करता है, फोर्थ में आपको रिजल्ट देता है। देन पांचवा में, यहाँ हम पांचवा लिख देते हैं। पांचवा में इनका जो ऑपरेशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये 5 मेजर ऑपरेशन आपका कितना भी बड़ा कंप्यूटर क्यों ना हो, उसकी उसकी आकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो केवल 5 ही ऑपरेशन ही कर सकता है। डाटा को एक्सेप्ट करना, उसके बाद उसका जो डाटा है उसको स्टोर करना, तीसरा प्रोसेस करना, चौथा उसके बाद आपको फाइनली रिजल्ट देना।
और उसमें जो प्रोसेस होता है इंटरनल एक्सटर्नल, उसको फिर से उसको वो 5 में वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैश डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है। डाटा और प्रोग्राम को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया डैश इनपुट होगा इसका आंसर। ये भी काफ़ी आपका आसान क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट क्या है। पहले 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया किसके निरीक्षण में की जाती है। इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया किसके निरीक्षण में की जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसीलिए कि आपका जो भी इनपुट आउटपुट या स्टोरेज की प्रक्रिया होता है उसको ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 में। डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर में किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। संग्रहित करने के लिए अगर डाटा को हम स्टोर करेंगे तो जाहिर सी बात है मेमोरी यूनिट की मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट। डाटा को स्टोर करने का कार्य किस में होता है, मेमोरी यूनिट में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डैश द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक, यहाँ पे रेफ होगा, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, ALU, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी में आपका ये सारा कार्य होता है, जोड़, घटाव, गुणा, भागा या लॉजिकल डाटा का जो भी प्रक्रिया होता है वो ALU में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 8। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणाम को पेश करने की पद्धति को क्या कहा जाता है। परिणाम को पेश करने की पद्धति जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, और दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं आउटपुट। इसको आउटपुट यूनिट बोलते हैं। जब इनपुट आउटपुट की चर्चा हो ही गई है तो हम यहाँ पे आपको बता दें इनपुट आउटपुट होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कंप्यूटर को। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक। यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिए, कीबोर्ड लगा दिए, यहाँ पे कीबोर्ड है, और यहाँ अपना लगा दिए प्रिंटर, ठीक। ये कीबोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, और ये है प्रिंटर। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इसमें निर्देश देते हैं, इसमें हम लिखते हैं काम। हम काम लिखे कीबोर्ड से, किसमें, कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जो भी डिवाइस है जिससे हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देंगे, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, इनपुट। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। हम कंप्यूटर में जब भी कोई भी निर्देश देंगे तो ये प्रोसेस चाहे जो भी डिवाइस हो ये इनपुट कहलाएगा। ये क्लियर है। अब ये क्या किया, आपका जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज या जिस भाषा में आप लिखें उस भाषा को ये बीच में करता है प्रोसेस करके फिर से ये रिजल्ट के रूप में आपको यहाँ पे प्रिंटर के पास पहुँचाता है। अगर प्रिंटर की जगह आपका स्पीकर लगा है तो स्पीकर के पास पहुँचाएगा, ठीक है। अगर इसके जगह पे प्लॉटर लगा है तो प्लॉटर के पास पहुँचाएगा डाटा। तो जो भी डिवाइस है, या अगर आपके यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है या डिस्प्ले कोई लगा हुआ है तो डिस्प्ले के पास पहुँचाएगा। ये प्रोसेस करके जो डाटा को आपका मतलब स्पीकर मतलब ध्वनि के रूप में, वीडियो के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में ये प्रोसेस करके, या जो भी आपका आउटपुट डिवाइस है जिस माध्यम से ये डाटा को प्रोसेस करके भेजती है, आप जिस माध्यम से सुनते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आउटपुट। जहाँ से हम डाटा प्रविष्ट किए कंप्यूटर में वो प्रोसेस कहलाई इनपुट, और जहाँ से हम इंफॉर्मेशन के रूप में डाटा को प्राप्त किए तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाई आउटपुट। आई थिंक अब बेहतर समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या है। जब हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जो डिवाइस का हम चयन करेंगे वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएगी। जिस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को देखेंगे, इन्फॉर्मेशन केवल देख पाएंगे, उसमें कोई अपने से इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं दे पाएंगे,
वो कहलाएगा आउटपुट। आई थिंक इनपुट आउटपुट आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को कहा जाता है। तो अंक गणितीय और तार्किक के लिए आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हो गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ALU और CU को संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। जब ये ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट जब एक हो जाएगा तो आपको पता है क्या कहलाएगा? CPU। जब ये दोनों ALU और CU एक हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये CPU का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा B। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और CPU का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। CPU का जो दूसरा नाम होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क के साथ साथ हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर का ये हार्ट भी है। ये CPU जो है केवल मस्तिष्क ही नहीं है, इसका हार्ट भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन और ट्रैक बॉल उदाहरण है। हम अब इस डिवाइस को आप समझ सकते हैं। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं। माउस से हम क्या कर सकते हैं? कोई डाटा को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर से क्या कर सकते हैं? हम जो भी स्कैनर होता है, बारकोड या QR स्कैनर, बारकोड स्कैनर, उससे हम डाटा को स्कैन कर सकते हैं। टच स्क्रीन से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसको टच करके। ध्वनि के लिए माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं? बस बोल सकते हैं, सुन तो नहीं सकते हैं। ट्रैक बॉल से हम क्या कर सकते हैं? बस जैसे माउस का यूज करते हैं उसे ट्रैक बॉल से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसमें हम जितना प्रोसेस हम अभी आपको बताए, जो भी डिवाइस है, इससे हम क्या किए? केवल हम निर्देश दे सकते हैं। इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाली है नहीं। इससे केवल हम इंस्ट्रक्शन मतलब अपना कार्य कंप्यूटर को हम अपना निर्देश दे सकते हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? इनपुट का। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में कितने कुंजियां होती है? अगर आपका आदर्श कीबोर्ड है या जो आमतौर पे यूज होता है कीबोर्ड, तो उसमें 104 कुंजी होती है। ठीक है। अगर कीबोर्ड का खोज की बात किया जाए तो क्रिस्टोफर कीबोर्ड का खोज किया था। और इनका खोज कहाँ हुआ था? चाइना में। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसका उपयोग पॉइंटर की तरह किया जाता है? इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकॉन को स्थानांतरित करना, विंडोज़ के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम को प्रारंभ करना और विकल्पों का चयन करना। ये सारा प्रक्रिया पॉइंटर की तरह जो होता है ये आपका माउस कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक मतलब लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। यह एक इनपुट है, तो ये अब तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से छपी हुई छवियों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है। छपी हुई छवि को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D। स्कैनर क्या करता है? आपका जो भी हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके क्या करता है? कंप्यूटर में उसको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। और अगर आप उसको स्टोर करना चाहे तो वो स्कैन किया हुए कॉपी को स्टोर भी कर सकते हैं, करते हैं। क्लियर है?
माइक्रोफोन की बात किया जाए तो माइक्रोफोन कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर भाषा में माइक्रोफोन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डेस्कटॉप और दूसरा होता है आपका हैंडहेल्ड। तो कंप्यूटर में माइक्रोफोन आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक डेस्कटॉप माइक्रोफोन, दूसरा हैंडहेल्ड हाथ से पकड़ने वाली माइक, और दूसरी जो डेस्क पे रहती है, डेस्कटॉप पे। क्वेश्चन नंबर 18, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर किसका उदाहरण है? आप ये जो उदाहरण देख रहे हैं, मॉनिटर से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, प्रिंटर से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में, प्लॉटर से भी वही काम कर सकते हैं, हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, और स्पीकर से कोई भी इंफॉर्मेशन को सुन सकते हैं। इसमें हम अपने हिसाब से कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आउटपुट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 की ओर देखते हैं। कंप्यूटर पर दस्तावेज बनाने के बाद सॉफ्ट प्रति को हार्ड प्रति में परिवर्तित, डेट मीन्स सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर, प्रिंटर, ए और बी दोनों, स्कैनर। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। हम प्लॉटर से भी डाटा को, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करते हैं। बड़े बड़े बैनर वगैरह आप जो देखते होंगे वो प्लॉटर से ही प्रिंट होता है, या बड़े बड़े पेज, और प्रिंटर से भी जो आपका ऑफिशियल पेज होता है प्रिंटर से करते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट प्रति को हार्ड प्रति में बनाने के लिए हम प्लॉटर और प्रिंटर दोनों का यूज करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे आपका इसमें जितना क्वेश्चन है सारा पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो प्रकार की बात किया जाए तो नंबर 1 पे पहला आते हैं, एक पहला होता है लेजर प्रिंटर। दूसरा नंबर पे आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। तीसरा में आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और चौथा होता है आपका लाइन प्रिंटर। ये आपका 4 प्रकार का प्रिंटर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21, आमतौर पर घर या दुकान पर छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंकजेट प्रिंटर का। इंकजेट प्रिंटर का हम लोग जो जनरली यूज करते हैं दुकान पे या घर पे या ऑफिस में, इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह भिन्न तरीके से कागज पर चित्रों का निर्माण करता है, विशाल आरेख या छवियों का निर्माण करता है, एवं भवनों की निर्माण योजनाएं या यांत्रिक वस्तुओं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये देखिए प्रिंटर की तरह है, तो प्रिंटर की तरह आपका प्लॉटर होगा जो बड़े बड़े बैनर वगैरह का छपाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, ऑप्शन सी। अब प्लॉटर, प्रिंटर तो समझ गए 4 प्रकार के होता है, प्लॉटर कितने प्रकार का होता है? प्लॉटर आपके कंप्यूटर में 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला हो गया आपका फ्लैट बेड प्लॉटर, और दूसरा हो गया आपका ड्रम प्लॉटर। पहला फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा ड्रम प्लॉटर। अब दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है ये आपका कागज वगैरह को प्रिंट करता है, मैक्सिमम ये A3 तक पेपर को प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर में जो, सॉरी बार बार प्रिंटर आ रहा है, प्रिंटर नहीं प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या करता है, इसका जो साइज होता है ये असीमित रहता है। क्लियर है? जिसकी इसकी साइज क्या रहती है, असीमित रहती है। और फ्लैट बेड का कितना तक रहता है, कागज के आकार जैसे आपका मैक्सिमम A3 तक। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का रीड किसे कहते हैं?
कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का हार्ट, ये सब तो देख लिए। अब क्वेश्चन है कंप्यूटर का रीड किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का रीड वो होता है, जैसे किसी भी मानव का रीड वो होता है जिस रीड पे सारा सारा मतलब ऑर्गन्स लेके इंसान इस तरह रहता है, खड़े रहता है। तो इसी तरह सारा जो भी इसका पार्ट्स होता है वो लेके जो आपका सीपीयू बना हुआ रहता है, वो आपका मदरबोर्ड होता है, जिसमें हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, रोम जो भी होता है सारा उसमें इंसर्ट आपको मिलता है, किसमें, मदरबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मतलब अस्थाई है। वोलाटाइल मेमोरी अस्थाई, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है आपका अस्थाई मेमोरी हो। और इनका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इनका फुल फॉर्म हो गया। और रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, हम यहाँ बीच में लिख दे रहे हैं। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जो भी इसका डेटा रहता है वो ये फिर भूल जाती है। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भूल जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई मेमोरी। मतलब जब तक चल रहा है इनको सब कुछ पता है, जैसे ऑफ होगा फिर ये भूल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रैम होता है। और रोम इसका अपोजिट होता है, ये अस्थाई है, वो अस्थाई है। तो इसको जैसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, रोम को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ये ऑफ होने के बाद भूल जाती है, लेकिन रोम में डाटा सेव रहती है। जैसे आपका रैम का एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे आप कंप्यूटर में कॉपी या कट करते हैं, या कोई भी फाइल में आप डाटा टाइप कर रहे हैं, किसी भी वर्ड में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर आपका सिस्टम का लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी तो डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगी। या कोई भी डाटा आप कॉपी करके रखे हुए हैं, या किसी भी डाटा या किसी भी फाइल को कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे होते हैं, अचानक लाइट चली जाती है तो वो क्या हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाती है उसकी प्रक्रिया जहाँ पे वो चल रही होती है। तो ऐसा सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होता है, प्राइमरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी रोम रैम को कहते हैं। रैम आपका, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26, हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है। इसमें अधिक स्टोरेज क्षमता, डेटा तेज एक्सेस स्पीड, उच्चतम स्थायित्व, अधिक ऊर्जा दक्षता। देखिए सारा कुछ सही है, लेकिन इसमें जो हार्ड डिस्क और एसएसडी में जो मेन फैक्टर है वो है स्पीड का। इसका आंसर हो जाएगा तेज डाटा एक्सेस स्पीड। एसएसडी में काफ़ी, हार्ड डिस्क की तुलना में एसएसडी में तेज डेटा एक्सेस की स्पीड काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी का फुल फॉर्म होता है। और रीड और राइट करने की जो क्षमता होती है एसएसडी में वो काफ़ी फास्ट होती है। दूसरी बात, इसमें एक और फ़ायदा है एसएसडी में अगर इसका लास्टिंग की बात किया जाए तो ये बहुत लंबे समय तक चलता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि आपका जो बैटरी जितना आपका हार्ड डिस्क ड्राइव खपत करता है आपके कंप्यूटर की, उसके तुलना में ये काफ़ी कम ऊर्जा खपत करती है, बहुत कम। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि एसएसडी वाला कंप्यूटर और हार्ड डिस्क वाला एसएसडी ड्राइव वाला, एसएसडी और हार्ड डिस्क वाला जो दोनों अगर सेम कंप्यूटर आप ले ले, दोनों में सेम बैटरी लगी हुई है, तो सबसे पहले एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव की बैटरी समाप्त होगी, एसएसडी की उसका दुगुना चलेगी, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव में एक स्पिंडल लगा हुआ रहता है और वो गोल गोल घूमते रहता है, उसको घुमाने में जो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लगती है, इसीलिए ये बिजली की खपत ज़्यादा करती है। ये आपका बिजली की खपत ज़्यादा करती है, ये कम करती है। काफ़ी तेज़ डेटा रीड और राइट करती है,
काफ़ी फास्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और ऊर्जा का भी खपत कम करती है। दूसरी बात कि अगर गिर जाती है आपकी, अगर एसएसडी गिर भी जाती है तो ये डाटा जल्दी इसका ख़राब नहीं होती है, ख़राब भी होती है तो काफ़ी आसानी से रिकवर हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस मतलब इसको बोला जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप ये आपका डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये सारा आपका जो क्लाउड स्टोरेज नहीं है, गलत है, इसीलिए इसका आंसर बच गया क्या? ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स एक आपका क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्लाउड स्टोरेज सेवा जैसे अभी हम लोग गूगल ड्राइव का जैसे यूज करते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, ये भी अपना ये भी एक क्लाउड स्टोरेज है। उसके बाद वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यूज करता है। तो ऐसे अब बहुत सारा आ गया। इसी तरह आपका ड्रॉप बॉक्स भी एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। नेक्स्ट है यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसमें अगर हम कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो सेव हो जाती है, पुनः वो डिलीट वगैरह नहीं होती है जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करते हैं। तो वो जितना भी आपका डिवाइस है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। मतलब ये आपका क्या रहता है? सेकेंडरी मेमोरी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात किया जाए तो ये काफ़ी पोर्टेबल होता है। आप इसको ये पोर्टेबल होता है, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें इसको रीड और राइट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से इसमें डेटा है तो उसको आप फिर से डिलीट करके फिर से उसमें राइट कर सकते हैं। तो ये क्षमता होती है। और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक तरह से, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव को है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, लेकिन इसको कभी कभी जैसे रोबोट वगैरह में, रोबोटिक वगैरह बड़े बड़े मशीन में इसको तीसरा स्टोरेज के रूप में देखते हैं। वैसे मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन अभी जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक वगैरह आ रहा है, उसमें इसका काफ़ी यूज देखने के लिए मिलता है, जिसको कहा जाता है कि तीसरा स्टोरेज डिवाइस के रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए 29 में देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, हाँ अभी बताए थे, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? दिए गया जो ऑप्शन है इसमें बोलिए या पूरा मेमोरी की बात किया जाए तो सबसे जो तेज़ मेमोरी होती है वो आपका कैश मेमोरी होती है, जो कि काफ़ी आपका एक्सपेंसिव होता है। काफ़ी महंगा मेमोरी कौन होता है? कैश मेमोरी। और सबसे फास्ट कौन सा मेमोरी होता है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी का खास करके यूज सीपीयू को तेज़ करने के लिए किया जाता है। सीपीयू का जो स्पीड रहता है इसको फास्ट करने के लिए। और इसका बोले ये काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और इसका तीसरा जो सबसे बड़ा कार्य होता है, ये रैम और सीपीयू के बीच में बफर कार्य करती है। कैश मेमोरी क्या करती है? रैम और सीपीयू के बीच में बफर का कार्य करती है। बफर का कार्य मतलब जिसको जितना मतलब स्पीड चाहिए, जिसको जितना मेमोरी की मतलब ज़रूरत चाहिए, उसको ये उतना मतलब एक बैलेंस में ये पहुंचाती है उसकी मतलब गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी रैम। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग आता है, जैसे जनरली यूज करते हैं मेमोरी मेन मेमोरी में, जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं ना मेन मेमोरी, डेट मीन्स प्राइमरी मेमोरी, तो उसमें इस्तेमाल होता है रैम का कौन सा प्रकार? डी रैम, मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कैमरा में फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह आपका जो मेमोरी होता है फ्लैश मेमोरी, यह आपका परमानेंट होता है, डेट मीन्स अस्थाई। ये परमानेंट मेमोरी होता है। डेटा को हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब डेटा को मिटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और ये काफ़ी आसान होता है। इसे ऊपर में हम चर्चा किए हैं, ये पोर्टेबल होता है। इसको जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ये काफ़ी आसान होता है। इसको पोर्टेबल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है? दिए गए में सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है कौन सी मेमोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा YB, मतलब योटाबाइट। योटाबाइट आपका 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट होता है। और कंप्यूटर की सबसे इसको कंप्यूटर मतलब मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो बड़ी इकाई से याद आया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिट, और बिट इक्वल टू 0 और 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में बढ़ते क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है? बढ़ते क्रम में मतलब शुरू से लेके ऊपर तक जाना है, सही क्रम में सजाना है कि पहले कौन उसके बाद कौन, इस तरह से। तो आइए इसको चर्चा करते हैं, देखते हैं। इसका आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे हम ऊपर में आपको लिख दिए हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, डेट मीन्स 0 और 1, और 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है। इसके बाद इससे हम ऊपर जाते हैं तो 8 बिट होता है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। इसके बाद हम अपना जो श्रेणी चलेगा 1024 वाला, 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, किलो बाइट। ठीक है, इसके बाद 1024 आपका चलते जाएगा श्रेणी क्रम। 1024 KB बराबर आपका 1 मेगाबाइट MB, 1024 MB बराबर 1 GB गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 TB टेराबाइट, 1024 TB बराबर 1024 TB बराबर 1 PB पेटाबाइट, 1024 PB बराबर 1 EB एक्साबाइट, और 1024 एक्साबाइट बराबर 1 JB मतलब जेट्टाबाइट, और 1024 जेट्टाबाइट बराबर 1 YB योटाबाइट। तो इस तरह से आई थिंक याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपको पिछले साल भी पूछा था, उससे पिछले साल भी पूछा था, मतलब जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ये आपको श्रेणी क्रम में ज़रूर देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखनी है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, सबसे छोटी इकाई आपका बिट होती है, और सबसे बड़ी इकाई आपका होती है यहाँ पे योटाबाइट। तो अपना श्रेणी क्रम चलते जाता है, बिट निब्बल, उसके बाद बाइट, उसके बाद KB किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योटाबाइट। इस तरह से कंप्यूटर का मेमोरी चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जब प्रोसेसर का प्रयोग होता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर का प्रयोग होता है तो डाटा कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी में।
ठीक है। जब प्रोसेसर मतलब आपका कंप्यूटर ऑन है तब डाटा प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रखा जाता है, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। और जैसे ही हम डाटा को सेव करते हैं तब ये चल जाता है कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। जब सेव करते हैं तब सेव से पहले कहाँ रहता है डाटा, मेन मेमोरी में। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निर्देशों के सेट को मतलब निर्देशों के सेट को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। प्रोग्राम के सेट को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर बोलिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट है जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही यूजर और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इतना सारा कुछ करेगा तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करते हैं। जैसे इंटरफेस प्रदान होगा तो ये सारा कुछ होगा, कंप्यूटर को चलाएगा, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को कंट्रोल भी करेगा, उसका संसाधन को ये मैनेजमेंट भी करेगा। साथ ही इस जो यूजर और कंप्यूटर है उसके बीच में ये आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए, जब ऑपरेटिंग का चर्चा हो गया तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम ज़रूर बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ हो, सबसे पहले विंडोज़ देते हैं। विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर लेटेस्ट वर्जन की बात की जाए तो विंडोज़ अभी 11 लेटेस्ट वर्जन चल रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद लिनक्स है, लिनक्स के बाद यूनिक्स, यूनिक्स के बाद हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन की बात की जाए तो 14 चल रही है अभी। 15 हो सकता है कि अपकमिंग में है, 14 अभी है। इसके बाद एप्पल यूज़र के लिए मैक ओएस, एप्पल में फ़ोन यूज़र हो, टेबलेट या उसका जो टेबलेट होता है वो यूज़र हो, और या उसका लैपटॉप डेस्कटॉप हो, उसमें एक ही सॉफ्टवेयर चलती है, कौन सी, मैक ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। डैश एक विस्तृत श्रेणी के सॉफ्टवेयर है जैसे कि कंप्रेस मतलब जिप, अनकम्प्रेस अनजिप, फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एक तरह से इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका जो सिस्टम है इसमें एक हाउस कीपिंग का कार्य करता है। तो जैसे कि आपका कैश फाइल वगैरह जो बनता है, आप जो भी वर्क करते हैं तो जो वर्क करने के बाद जो भी टेम्प्रोरी फाइल बनती है उसी को हटाने के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया, विंडोज़ में ऑप्शन दिया गया है विंडोज़ डिफेंडर का। उसके बाद कैश फाइल, कैश जो भी फाइल रहता है उसको डिलीट करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टेली, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गेम्स का जितना भी सॉफ्टवेयर है ये उदाहरण है किस चीज़ का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। ठीक है। ये जितना है फायरफॉक्स, ये आपका क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारा ब्राउज़र हो गया। बाद बाकी ये आपका ऑफिस का एप्लीकेशन पैकेज है। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये आपका सोशल साइट्स हैं, सोशल साइट्स का एप्लीकेशन है। उसके बाद जो भी गेम का सॉफ्टवेयर होता है ये सारा। तो क्लियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जनरलाइज पैकेज और दूसरा कस्टमाइज पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका जनरलाइज पैकेज, दूसरा
दूसरा आपका हो जाएगा कस्टमाइज पैकेज। तो जनरलाइज पैकेज को सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। जैसे आप लेटर तैयार करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कोई भी शीट वगैरह बनाते हैं, कोई भी ग्राफिक्स डाटाबेस जैसे ऑफिस वगैरह का वर्क होता है, ये सारा जो वर्क होता है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जनरलाइज पैकेज में वर्क करता है। अगर इसी में हम चल जाएं अकाउंट से रिलेटेड, जैसे इनवॉइस बनाना, कोई भी पेमेंट का सॉफ्टवेयर से पेमेंट करना, तो ये सब जो वर्क होता है कस्टमाइज में, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम कस्टमाइज दिया गया है। कस्टमाइज जैसे हम इनवॉइस बनाना, पेमेंट करना, ये सब कार्य किससे करते हैं? कस्टमाइज पैकेज से। और कस्टमाइज पैकेज की बात की जाए तो इसे हाई लेवल लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है, HLL। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज द्वारा इसको डेवलप किया गया है, किसको? कस्टमाइज पैकेज को। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी के अपने व्याकरण के नियम है, उसी प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर भाषा भी नियमों द्वारा बंधी हुई है। ठीक, जिन्हें उस भाषा का डेस कहा जाता है, उस भाषा का सिंटेक्स कहा जाता है। इसका आंसर होगा। तो जैसे व्याकरण मतलब हिंदी या इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण का नियम है, उसी तरह कंप्यूटर का भी लैंग्वेज का नियम है। तो उसको उस भाषा को हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। क्लियर है? और और सिंटेक्स का यूज कहाँ होता है, कहाँ ज़रूरी पड़ता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में संचार एस्टेब्लिश करने के लिए। यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये क्या करता है? संचार, मतलब इसको इंटरफेस प्रदान करता है कि यूजर से कंप्यूटर का आप कैसे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए सिंटेक्स का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको कहता है कि ये भी कंप्यूटर भाषा भी नियमों द्वारा बंधी गई है। क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर भाषा को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कंप्यूटर भाषा में वर्गीकृत की बात की जाए तो ये आपका दो भाषा में वर्गीकृत किया गया है। एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। एक लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज में आपका दो प्रकार आता है। लो लेवल लैंग्वेज में आपका दो प्रकार आता है। इसमें एक आ जाता है असेंबली लैंग्वेज, एक आपका इसमें असेंबली लैंग्वेज आ जाता है, और दूसरा इसमें मशीन लैंग्वेज आ जाता है, 01 जिसको बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं। असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 को एक सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सांकेतिक मतलब एक तरह से इसको मतलब सिंबॉलिक भी कह सकते हैं। सांकेतिक कोड द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे हम निमोनिक्स भी कहते हैं। अगर इसको सांकेतिक द्वारा हम 01 को ही करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? निमोनिक्स भी कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज जो होता है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल होता है। इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान बना देता है। तो ये इसमें अंतर दिया गया है। अब मशीन लैंग्वेज की बात किया जाए तो मशीन लैंग्वेज में पता है यह भाषा जो है 0 और 1 के रूप में होती है। यह 0 और 1 के रूप में होती है, और इसका काम क्या होता है? ये सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। मशीन पर निर्भर करती है मशीन लैंग्वेज, और इसे सीखने में काफ़ी कठिन होता है और प्रोग्रामिंग भी करने में काफ़ी
कठिन होता है। किसको? मशीनी लैंग्वेज को। तो असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान बना देता है और मशीन लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कठिन मतलब कम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये दोनों में अंतर है। अब हम बात करें इसमें HLL की, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? किसी भी समस्या को हल करने के लिए समान लैंग्वेज को आसानी से समझने के योग्य अंग्रेजी कथनों का उपयोग करती है। देखिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आपको अंग्रेजी भाषा का यूज करती है, और हाई लेवल लैंग्वेज ये कंप्यूटर पे निर्भर मतलब ये मशीन लैंग्वेज पे निर्भर नहीं करती है, इसीलिए इसे प्रोग्रामिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज पे। ठीक है, तो इसका कुछ अगर उदाहरण की बात की जाए हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इसका उदाहरण में हो जाएगा आपका बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, C++, ये सब आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कंपाइलर कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामर होता है वो जो डाटा को लिखता है उसे जब ये मतलब परिवर्तित नहीं होता है तो ये आपका क्या कहलाता है यहाँ पे? सोर्स प्रोग्राम या सोर्स ऑफ प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम कहलाता है जब प्रोग्रामर द्वारा ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब तैयार किया जाता है, प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बीच में आ जाता है कौन? कंपाइलर। कंपाइलर जब इसको परिवर्तित करता है तब ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है जब इसको कम कंपाइलर कंपाइल कर देता है मतलब परिवर्तित कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइल करके मतलब चेंज करके किस में कन्वर्ट करता है? ये मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में ये आपको परिवर्तित करता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर द्वारा जब लिखा जाता है तो उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। जब ये परिवर्तित हो जाता है तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे असेंबलर करता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को जो पढ़ता है उसके बाद मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है वो असेंबलर कहलाता है। इसी तरह जैसे इसका डायग्राम है उसी तरह इसका डायग्राम होगा। वो भी क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज सॉरी असेंबली लैंग्वेज को वो चेंज करके किस में बना देता है? मशीन लैंग्वेज में। और इसका भी अगर परिवर्तन होने के बाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो इसमें हो जाएगा आपका असेंबलर। ये कौन सी लैंग्वेज को चेंज करता है? असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज को चेंज करके बनाता है मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है? ये था आपका, ये चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करके मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, तो ये कंपाइलर कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज को जो चेंज करके मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है ये असेंबलर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में ये क्वेश्चन जो है मतलब यह इससे इधर ये लॉप कर देते हैं, इधर सही नहीं है। यहाँ बेसिक, कोबोल, C++, फोर्ट्रॉन और जावा, मतलब जावा। इसके बाद यहाँ पे होता उदाहरण है, उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो मशीन लेवल लैंग्वेज की, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझती है इसीलिए इसको ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है?
असेंबली लैंग्वेज आपका आंसर हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटरों को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम क्या हुआ डाटा रहता है, तो उसको मतलब सेट किया हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन सारा, तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट N50, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। बाद बाकी ये रहा आपका आंसर की। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।